नेशनल कौंसिल फॉर तिब, हुकूमत पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर टिब के दूसरे फ्री ऑनलाइन सेमाही सीपीडी प्रोग्राम के तमाम शुरका को खुशामदीद। मैं हकीम जुल्फ़िकार अली मलिक, तर्जुमान नेशनल काउंसिल फॉर टिब, आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि तमाम शुरका ज्वाइन कर चुके होंगे। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस दूसरे फेज़ की तीसरी क्लास अटेंड करेंगे, जो कि RFT यानी रीजनल फंक्शन टेस्ट के मुतालिक है। और हस्ब साबिक सबसे पहले इब्तदाई कलिमात होंगे मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी, सदर नेशनल काउंसिल फॉर टिब के। उसके बाद मोहतरम जनाब डॉक्टर हकीम रज़ा हसन तारिक, जो कि लेक्चरार हैं अंजुमन हिमायत इस्लाम तिबिया कॉलेज लाहौर के, उनका लेक्चर होगा। और आज के जो इख्तितामी कलिमात हैं उसमें हमारे साथ होंगे नेशनल काउंसिल फॉर टिब के सीनियर मोस्ट मेंबर, साबिक नायब सदर नेशनल काउंसिल फॉर टिब, मोहतरम जनाब प्रोफेसर वेद मोहम्मद जमील खान साहब, उनके इख्तितामी कलिमात होंगे। और उसके बाद आज का ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आप तमाम शुरका हस्ब साबिक निहायत नज़्म व ज़ब्त के साथ और तवज्जो के साथ आज का ये लेक्चर अटेंड करेंगे। बहुत ही दिलचस्प लेक्चर है और दिलचस्प के साथ साथ बहुत अहम भी है। तो अब चलते हैं अब इब्तदाई कलिमात के लिए सदर नेशनल काउंसिल फॉर टिब मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब के। ओवर टू प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर टिब मोहतरम जनाब हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी। रहीम ख़वातीन हज़रात अतिब्बा किराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर टिब सीपीडी प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम का ये तीसरा लेक्चर है। और आज आपको हमारे जो माहिरीन हैं वो रीनल फंक्शन टेस्ट के हवाले से आपको तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। और उम्मीद है कि पहले दो प्रोग्राम जिसमें आपको ब्लड कंप्लीट और यूरिन कंप्लीट के हवाले से तफसीलात से आगाह किया गया कि कौन कौन सी चीज़ें आपने किस किस तरह ऑब्जर्व करनी है, और अगर आपके सामने रिपोर्ट आती है तो उसको देखते हुए तशखीस करने में आपकी कहाँ तक मामूलत हो सकती है। इसी तरह मौजूदा दौर में गुर्दों के अमराज की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, और आज शायद गुर्दों के टेस्ट के बारे में जानना और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। कि ज़ाहिर है कि हमने देखा पिछले 2-3 दहाइयों में गुर्दे नकारा होने के जो मरीज़ हैं उनमें बड़ी तेज़ी से उनकी शरह में इजाफा हुआ है। इसलिए मेरी तमाम शुरका से गुजारिश होगी कि आज के लेक्चर को बड़ी तवज्जो से सुने। वैसे तो सारे लेक्चर तवज्जो से चाहिए, मगर आज का लेक्चर ज़्यादा तवज्जो का मुतकाज़ी है कि आपके पास पाकिस्तान का जो एक ये हमारा जो बेल्ट है, ये स्टोन किडनी स्टोन बेल्ट के नाम से मशहूर है कि यहाँ पे गुर्दे की पथरी, गुर्दे के नकारा होना और फिर ज़ियाबितस की वजह से गुर्दों की खराबी के मामला बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें गुर्दों के टेस्ट में, जिसे RFT कहते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट कहते हैं, उसमें कैसे मॉनिटर करनी है, उसमें क्या देखना है, क्या कमी बेशी होगी तो क्या क्या गुर्दों के मसाइल होते हैं, इन सारी चीज़ों से आपको आगाह किया जा रहा है। उम्मीद है आप भरपूर इस्तेफादा करेंगे। इंशाल्लाह नेशनल काउंसिल फॉर टिब जो है आपके लिए हर दफ़ा एक नया प्रोग्राम, एक नई जहद के साथ पेश करती रहेगी। और हम इंशाल्लाह कमिटेड हैं कि अपने दौर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कौंसल के साथ इंटरेक्ट करें, उनसे वाबस्ता रखें, और कौंसल आपको जवाब में बेहतरीन मालूमात, नित नई मालूमात से जो है ना वो आगाह करती रही। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में और नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, तिब्बे यूनानी पाइंदा। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम रज़ा हसन तारिक आपको सीपीडी प्रोग्राम लेक्चर सीरीज में खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे वो रीनल फंक्शन टेस्ट है, जिसे हम मॉडर्न साइंस में RFT के नाम से भी जानते हैं। रीनल फंक्शन टेस्ट नाम से जाहिर हो रहा है, बेसिकली ये गुर्दे के जो फंक्शन है उसके बारे में जो है
वो टेस्ट है, और जो कि गुर्दे की अफाल को जो है वो शो करता है कि गुर्दा जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। लेकिन जी अगर जाहिर है हमने आरएफटी की बात की है तो इसलिए गुर्दे की बीमारियों से रिलेटेड जो है हमें तशखीस में मदद करता है। आरएफटी जो है पाकिस्तान में अगर हम इसके पैरामीटर देखें तो सिर्फ और सिर्फ दो पैरामीटर यूरिया और क्रिएटिनिन जो है हमें ब्लड रिपोर्ट में मिलते हैं। जबकि अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो इसे हम किडनी फंक्शन टेस्ट KFT कहते हैं, और उसमें ना सिर्फ ब्लड रिपोर्ट ली जाती है बल्कि यूरिन का सैंपल भी लिया जाता है। उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अच्छा, जो RFT है ना सिर्फ हमें गुर्दों के फंक्शन को इंडिकेट करता है बल्कि ये लिवर के फंक्शंस को भी जो है वो हमें बताता है कि लिवर जो है वो भी अपना काम, मेटाबॉलिज्म जिसे हम कहते हैं, जिसम में जो तोड़ फोड़ है, बनने का अमल है मॉलिक्यूल्स का, वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं, उसको भी ये इंडिकेट करता है। इसमें ना सिर्फ हमें गुर्दों की बीमारियों को पता चलता है बल्कि ये भी पता चलता है कि गुर्दे की जो बीमारियां हैं वो एक्यूट हैं या क्रोनिक है, एक्यूट स्टेज में है या क्रोनिक स्टेज में है। और ये हमें ये भी बताता है कि गुर्दा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बना रहा है क्या वो कम बना रहा है, क्या वो ज़्यादा बना रहा है। और हमें जो है एक नॉलेज को या एक पोजीशन को जो RFT की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जाहिर है RFT एक ब्लड टेस्ट है, इन्वेजिव टेस्ट है, हेमाटोलॉजिकल। तो इसमें जो है हम हर पेशेंट को जो है वो रिकमेंड नहीं करेंगे कि वो RFT करवाए। सिर्फ हमें जो है कुछ सिम्टम्स देखने होते हैं और उसकी बुनियाद पर हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि वो अपना RFT करवाएं। तो कुछ सिम्टम्स हमने यहाँ पे लिखे हुए मेंशन किए हुए, ब्लड इन यूरिन यानी पेशाब में जो है खून आ रहा हो, जिसम में थकावट, और जो है वेट लॉस हमें मिल रहा हो, सीवियर वेट लॉस के वजन जो है वो दिन ब दिन कम हो रहा है। और जो इची स्किन यानी जो बारिश जिन लोगों में होती है, तो सर जो स्किन डिसऑर्डर्स हैं उनके अंदर हम जो है RFT करवाते हैं। ऑब्वियसली जब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिन की फॉर्म में होता है, जिसम से बाहर नहीं निकाल रहा होता, तो वो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो जिसम में कहीं ना कहीं जमा होती हैं। और जो सबसे बड़ा जो स्टोर हाउस है जहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अकोमोडेट करते हैं वो स्किन है। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो इसलिए हम जो है RFT स्किन कंडीशन में करवाते हैं। अच्छा, पेशाब जो है वो कम्प्लीटली जो है वो पेशेंट कहता है कि मैं निकाल नहीं पाता, मसाना जो है वो खाली नहीं कर पाता, या पेशाब के अंदर हमें झाग मिलती है। तो वो जो झाग है वो दो चीज़ों को इंडिकेट करती है। या वो कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या वो दूसरा जो है वो पेशाब में प्रोटीन आ रही है। तो प्रोटीन जो है वो बेसिकली जो अल्लाह ताला ने गुर्दे के अंदर जाली रखी हुई है ग्लोमेरुलस की, उसमें से नॉर्मली नहीं गुजरती। जब वो जाली डैमेज हो जाए तो प्रोटीन उसके अंदर से निकलती है। इसका मतलब जो नेफ्राइटिस की कंडीशन है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो वो हमें इंडिकेट करती है। परसिस्टेंस पफिनेस ऑफ बॉडी यानी हमारे जो मरीज है उसको सोजिश हो रही है आंखों के, तो उसकी कलाइयों में, उसके टखनों में। तो इस कंडीशन में भी हम उनको RFT रिकमेंड करते हैं मरीज को। मसल क्रैम्पिंग और डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग यूरिनेशन यानी पेशाब के दौरान जो है वो मरीज जो है वो डिस्कम्फर्ट फील करे। मसल क्रैम्पिंग यानी मसल जो है वो स्टिफ होते हैं, खलियां बढ़ती हैं, तो उसमें भी हम जो है वो रिकमेंड करवाते हैं कि मसल्स, स्किन और ये सारी जो है ये किस तरह कनेक्ट होती है ये हम आगे जाके बात करते हैं। ये एक सैम्पल रिपोर्ट है, मैंने जैसे कि पहले मेंशन किया है कि जो पाकिस्तान में जो RFT की रिपोर्ट करवाई जाती है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो क्रिएटिनिन है और जो यूरिक एसिड है उसके बारे में मेंशन, वो सिर्फ मेंशन होती है रिपोर्ट में। एक क्रिएटिनिन होता है और एक यूरिक एसिड होता है। बाकी अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें, ये WHO की जो है रिकमेंडेड रिपोर्ट है किडनी फंक्शन टेस्ट की, जिसमें ये सारे पैरामीटर्स जो हैं हम फॉलो करते हैं, और उसकी बुनियाद पर जो है वो एक डायग्नोसिस होता है एक मरीज का। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है, जिसम में ये कैसे आता है, बनता कैसे है, निकलता कैसे है, और इसकी नॉर्मल वैल्यूज कितनी होती है, ज़्यादा होगी तो क्या बीमारियां होंगी, कम होंगी तो क्या बीमारियां होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, और इसे हम सिंपल यूरिया भी कहते हैं। ठीक है। तो
ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है ये इंटरनेशनल पैरामीटर है, BUN के नाम से ये जाना जाता है। ये जो बेसिकली यूरिया जो है ये एक एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है एक केमिकल रिएक्शन के साइकिल में, जिसे यूरिया साइकिल कहा जाता है। और ये यूरिया साइकिल कब परफॉर्म करता है लिवर, जब वो प्रोटीन के डाइजेशन करते हैं, जो वगैरह जो हम इंटेक करते हैं, तो लिवर क्या करता है, उन प्रोटीन को, जो एक्सेस प्रोटीन होती है उनको तोड़ता है और उससे यूरिया बनाता है। और ये यूरिया जो है ये ब्लड में आ जाता है, और ब्लड के जरिए जो है गुर्दे इसको जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 5 से 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। और यही रेफरेंस वैल्यू है कि हम इससे ज़्यादा होगी तब क्या कंडीशन होगी, कम है तो इसमें कौन कौन सी बीमारियां जो है हमें वो मिल सकती हैं। अगर हम बात करें कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अगर ज़्यादा हो जाए, तो ऑब्वियसली मैंने अभी बात की है कि प्रोटीन की डाइजेशन से जो है ये यूरिया बनता है। तो ज़्यादा प्रोटीन होगा तो ज़्यादा यूरिया बनेगा, और ज़्यादा यूरिया बनेगा तो ब्लड के अंदर जो है हमें यूरिया भी वो ज़्यादा मिलेगा। चूंकि ये जो है ये एक हेमाटोलॉजिकल सीरोलॉजिकल टेस्ट है, तो इसमें क्या किया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसके अंदर ये पैरामीटर्स देखे जाते हैं। तो ब्लड के अंदर भी नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है यूरिया की। और ना सिर्फ हाई प्रोटीन डाइट में जो है ये बढ़ता है, बल्कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, हम इसे GFR कहते हैं, इस ये भी एक टेस्ट होता है जो बताता है कि गुर्दा जो है वो कितने प्रोडक्ट्स को कितने वेस्ट मटेरियल को जिस्म से बाहर निकाल रहा है। तो अगर ये भी कम हो जाए तो इसका मतलब है कि गुर्दा जो है वो फेलियर की तरफ जा रहा है। इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, दिल की बीमारी हो तो तब भी जो है हमारे पास यूरिया जो है वो इंक्रीज कर जाता है। हार्ट में जो मसल्स हैं वो भी डैमेज हो रहे हो तो यूरिया ज़्यादा होता है। अगर कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज हो, फीवर हो, सेल डिस्ट्रक्शन हो, इन्फेक्शन हो खास तौर पर, तो उसमें यूरिया जो है वो ज़्यादा होता है। ऐसी बीमारियां जिसमें हमारे पास प्रोटीन टूट रहा हो ज़्यादा, तो उसमें जो है वो यूरिया एक्सेस में ब्लड में हो जाएगा। अगर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की कमी की वजूहत की बात करें, तो अभी मैंने बताया कि प्रोटीन की ज़्यादा ज्यादती हो जाए, ज़्यादा खा लिए तो यूरिया नाइट्रोजन जो है बढ़ जाता है। तो अगर प्रोटीन कम खाएंगे तो यूरिया जो है वो भी कम हो जाएगा। तो ये हमें मॉल न्यूट्रिशन शो करता है, यानी खुराक की कमी को ये बताता है। और चूंकि ये जो तोड़ फोड़ होती है, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, ये लिवर कर रहा होता है, तो अगर लिवर अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा तो प्रोटीन की जो कन्वर्जन है यूरिया में वो भी कम हो गई। तो ये हमें शो करता है कि जो लिवर है वो भी अपना काम नहीं कर रहा, तो इसके साथ जो है हम कोरिलेट करते हैं लिवर डिसऑर्डर्स। तो हमें ये भी जो है फिर हम इसका LFTs पे करवाएंगे। तो ये कोरिलेशन होती है हेमाटोलॉजिकल टेस्टिंग की। अगर हमें एक पैरामीटर गलत मिलता है या नॉर्मल वेरिएंट से जो है वो डाइवर्ट मिलता है, तो हम क्या करते हैं कि दूसरे टेस्ट भी करवाते हैं ताकि हमें मुकम्मल डायग्नोसिस या तशखीस हो सके। अगर हम दूसरे पैरामीटर की बात करें तो क्रेटिनिन, ये सबसे ज़्यादा जो है यूरिया और क्रेटिनिन जो है वो RFT, जो पाकिस्तान में RFTs होते हैं, ये दो पैरामीटर हमें मिलते हैं। तो क्रेटिनिन जो है ये हमारे जो मसल्स होते हैं, खास तौर पे स्केलेटल मसल्स, उनके टूटने, उनके अंदर एक प्रोटीन होती है क्रेटिनिन। उसकी ब्रेकडाउन से ये जो है हमारे पास एक वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 0.3 से 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर ये जो है ब्लड में क्रेटिनिन का लेवल ज़्यादा हो जाए, तो इसके जो है वो दो वजूहत हो सकती हैं। एक, किडनी जो है वो क्रेटिनिन को नहीं निकाल पा रहा, और दूसरा, क्रेटिनिन का लेवल वैसे ही ज़्यादा हो गया। तो जब गुर्दे जो है इसको क्रेटिनिन को नहीं निकाल पाएंगे, तो ऑब्वियसली ब्लड के अंदर क्रेटिनिन के लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसे हम CKD कहते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज। इसमें गुर्दा जो है वो काम नहीं कर रहा होता, जिसे क्रॉनिक फेलियर की तरफ जो है ये लेके जा रहा होता है गुर्दे। इसके लिए फर्दर टेस्टिंग करवाई जाती है, देखा जाता है कि गुर्दा कितने परसेंट काम कर रहा है, कितने परसेंट काम नहीं कर रहा है। फिर उसको या जिस्म से निकाल दिया जाता है, या उसके रिप्लेसमेंट या तो डायलिसिस करवाए जाते हैं, या तो उसको सर्जिकली उसका ट्रांसप्लांट करवाया जाता है। अच्छा, ये बड़ी एक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट बात मैं करूंगा
कि जो क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन है वो तब भी इंक्रीज होती है जब एस इनहिबिटर यूज किया जाए। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ये बेसिकली मेडिसिन दिए जाती हैं ये हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को। तो उनके अंदर भी जो है ये क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो अगर क्रिएटिनिन लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाए तो उस पेशेंट की हिस्ट्री देखेंगे वो ब्लड प्रेशर की कौन सी मेडिसिन खा रहा है, तो उसकी वजह से भी क्रिएटिनिन ज़्यादा हो जाता है, ना कि उसको लेबल कर दिया जाए कि तुम्हारे गुर्दे फेल हो गए हैं। अच्छा, तीसरी जो वजह है क्रिएटिनिन के लेवल ज़्यादा होने की वो डिहाइड्रेशन है। जब पानी की कमी हो जाए जिसम में तो बाकी के जितने भी सब्सटेंसेस हैं कंसंट्रेटेड से होते हैं, यानी वो सोल्यूट्स जो होते हैं जिनमें क्रिएटिनिन सॉल्ट्स वगैरह वो तो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। और कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है ट्राइमेथोप्रिन, इसकी वजह से जो है वो क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। और एच टू ब्लॉकर्स, तो ये सारी मेडिकेशंस भी जो हैं ये आप हिस्ट्री में पूछेंगे मरीज से कि वो जो है वो इन मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा हो सकता है। अगर जी क्रिएटिनिन का लेवल कम हो गया है तो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है कि जो क्रिएटिनिन है ये वेस्ट प्रोडक्ट है मसल प्रोटीन का। तो वो मसल मास जो है उसके कम होने की वजह से भी क्रिएटिनिन का लेवल कम हो सकता है और मॉल न्यूट्रिशन ये शो करता है। इसके अलावा इसकी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है कि क्रिएटिनिन कम हो जाए तो उससे कोई बीमारी होगी। तीसरा जो पैरामीटर है रीनल फंक्शन टेस्ट में वो यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड भी हमारे पास एक मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है, यानी जो जिसम में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको उनसे एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलता है यूरिक एसिड। और ये कौन से रिएक्शंस का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ये हमारे पास जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं खासतौर पर जो हमारे डीएनए और आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी इनसे डीएनए और आरएनए जिन चीजों से मिलकर बना होता है उनकी ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड बनता है। और खास तौर पे ये जो प्रोटीन्स होते हैं और खास तौर पे जो हमारा फ्रेश रेड मीट होता है, ये आगे चल के बात करते हैं कि ये क्यों जो है वो ज़्यादा होता है, कौन सी डाइट खाने की वजह से ये ज़्यादा हो सकते हैं। नॉर्मल रेंज जो है इसकी 2.5 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। अगर हम देखें कि यूरिक एसिड, सीरम यूरिक एसिड जो ब्लड का यूरिक एसिड है, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है। वो ये इंटरप्रिटेशन है कि वो जो है ऐसी डाइट ऐसी खुराक खा रहा है जिसके अंदर रेड मीट आता है। रेड मीट हमारे पास मटन बीफ जो है वो इसमें प्रोमिनेंट दो गोश्त के एग्जाम है जिसमें हमारे पास यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। शेल फिश है, स्वीट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, और खास तौर पे ये जो बेवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसकी वजह से भी जो है यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, ये आपको सबको इलम है कि यूरिक एसिड के लेवल जब ज़्यादा होता है तो यूरिक एसिड जो है वो स्टोर होता है स्मॉल जॉइंट्स में। तो खास तौर पे जो हमारे हाथ की उंगलियां और जो पाँव की उंगलियां वहाँ पर यूरिक एसिड स्टोर होता है। तो वो एक कंडीशन क्रिएट करता है जिसे गाउट कहते हैं। तो ये गाउट के इंटरप्रिटेशन में भी बड़ा जो है वो कारगर है ये पैरामीटर। और ये सबसे क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि गाउट ना सिर्फ बल्कि गुर्दे में अगर पथरी शो हो जाए, लेट से कि अगर हमारे पास एक पेशेंट जो है वो आता है गुर्दे की पथरी के साथ, तो हमें ये आजकल जो है ये बड़ा मिथ है सर्जन्स की तरफ से, खासतौर पे यूरोलॉजिस्ट की तरफ से, तो वो कहते हैं कि हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि ये कौन सा जो है वो किडनी स्टोन है, क्योंकि किडनी स्टोन्स की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो यूरिक एसिड का खास तौर पर स्टोन जो है वो हमें तभी मिलेगा जब यूरिक एसिड का ब्लड में लेवल ज़्यादा होगा। ये क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि जब हमारे पास किडनी स्टोन हो और यूरिक एसिड सीरम खास तौर पर अगर वो पैरामीटर में हमें नॉर्मल रेंज से ज़्यादा मिले, तो मोस्ट लाइकली जो हमारे पास किडनी स्टोन है वो यूरिक एसिड का स्टोन है, तो उसके मुताबिक जो है वो मैनेजमेंट करेंगे, उसको वो मेडिसिन देंगे। डायबिटीज में यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा हो जाता है। शुगर जैसे ज्यादतीज है उसके अंदर भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। कुछ और मेडिसिन भी हैं खास तौर पे जो गैंठिए के लिए मेडिसिन यूज की जाती हैं साइक्लोस्पोरिन, उससे भी वो। अब देखिए कितनी हैरत की बात है कि जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं जो मेडिसिन दे रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस है किसी को
तो जब वो मेडिसिन दे रहा है एक जॉइंट की कंडीशन से वो बाहर तो निकल आता है, वक्ती तौर पे उसे पेन रिलीफ मिल जाती है, ये पेन किलर है बेसिकली। और उससे जो है वो दूसरा यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो दो कंडीशन हो जाती हैं। फिर डॉक्टर क्या करता है, एक तीसरी मेडिसिन लगा देता है यूरिक एसिड के लेवल को कम करने की। वो यूरिक एसिड का लेवल कम करने वाली जो मेडिसिन है वो चौथी कंडीशन लगा देती है। तो इस तरह आपकी टैबलेट्स जो है ना एलोपैथी वो बढ़ाते जाते हैं मरीज की। तो ये टारगेटेड मेडिसिन यूज करने में बड़ा डायग्नोस्टिक जो है वो, इसलिए तो सीबीटी प्रोग्राम जो है वो करवाया जा रहा है, ताकि जो हमारे युवा हजरात हैं जो इन चीज़ों को सीखने में थोड़े से कन्वेंशनल हो चुके हैं, तो वो इन चीज़ों को सीखें और ये फैक्ट जो है वो डायग्नोसिस करके मरीज को वो ठीक करें। अच्छा, अगर यूरिक एसिड कम हो जाए तो ये कुछ हमारे पास रेयर डिसऑर्डर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, फैनकॉनी सिंड्रोम। ये क्या करता है कि ये यूरिक एसिड जो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा जो है वो पेशाब के थ्रू जो है वो निकाल देते हैं। तो जब पेशाब के थ्रू यूरिक एसिड ज़्यादा निकल जाए तब जाएगा तो खून के अंदर यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा। डायबिटीज़ के अंदर भी यूरिक एसिड कम हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमारे पास वो कीटोएसिडोसिस की कंडीशन तो नहीं हो रही। क्योंकि डायबिटीज में हमारे पास जब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो पा रहा होता, तो जो हमारा लिवर है वो हमारे जो मसल्स की प्रोटीन होती है उससे एनर्जी बना रहा होता है, तो वो प्रोटीन कम होती जाती है, उसकी ग्रोथ हो शुरू हो जाती है, फिर यूरिक एसिड बढ़ जाता है। एक ये कंडीशन होगी ऊपर वाली, और अब जब दूसरी कंडीशन में हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, तो तब हमारे पास यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन की जो हमारे पास कैटाबॉलिज्म है वो नहीं होगी। नहीं जी, एंटी गाउट ड्रग्स से भी यूरिक एसिड कम हो सकता है। एलोप्रिनॉल, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे पास यूरिक एसिड को कम करने की जो मेडिसिन है उसके अंदर भी ये इस्तेमाल करवाई जाती है। प्रेगनेंसी में यूरिक एसिड कम हो जाता है, और मॉल न्यूट्रिशन ऑब्वियसली जब प्रोटीन से कम हो जाती है जिसमें, तो यूरिक एसिड भी कम बनेगा। अगले पैरामीटर की बात करें तो ये एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम किडनी फंक्शन टेस्ट करवा रहे हैं कि केएफटी करवा रहे हैं, तो उसके अंदर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हमें बहुत सारी जो डिसऑर्डर्स हैं वो बता देता है। अगर ये बेसिकली ना दो प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, और जो एल्ब्यूमिन होता है वो ग्लोबुलिन से ज्यादा होती है, डबल द अमाउंट ऑफ ग्लोबुलिन होती है, और ये ब्लड के अंदर प्रोटीन्स होती हैं। ये बेसिकली जो ब्लड का प्रेशर है उसको मेंटेन कर रही होती हैं दोनों प्रोटीन। नॉर्मल रेंज लिखी हुई है वो 1 से 2, ठीक है, 1.8, यानी अगर इसे राउंड आउट करें तो ये 2 तक भी नॉर्मल कंसीडर होती है। अगर एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो कम होगी तो इसके अंदर हमारे पास एक लिपस एक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें ये कम हो जाती है। अब ये लिवर डिजीजेज जो है, खास तौर पे सिरोसिस, जो हम कहते हैं कि जो जिगर है वो सिकुड़ जाए, तो उसके अंदर भी एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो, क्योंकि ये वो प्रोटीन्स हैं जो लिवर बनाता है, लिवर फंक्शनल नहीं होगा तो ये प्रोटीन्स भी जो है वो नहीं बनेंगे, प्रोड्यूस नहीं होंगी। और किडनी डिजीजेज ऑब्वियसली जो हमारे पास हैं उसके अंदर भी ये कम हो जाती है, क्योंकि जब किडनी की जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो डैमेज हो जाए तो ज़्यादा प्रोटीन जो है वो पेशाब के जरिए वो निकल जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड की प्रोटीन्स का लेवल है वो कम हो जाता है। अगर एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन रेशियो ज़्यादा हो जाए तो ये हमें क्या बताती है, वो सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स बताती है। इसकी बाद में ये थोड़ी कम जो है इसकी इंटरप्रिटेशन है, इम्पोर्टेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि लुकीमिया जो हमारे पास ब्लड कैंसर है उसके अंदर जो है हमें ये मिलता है। और इन्फेक्शंस खास तौर पे एचआईवी और वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस सी, बी, ए, डी, ऑल टाइप्स के जो वायरल हेपेटाइटिस हैं उनकी बात कर रहा हूँ, इन्फेक्शंस की। अच्छा, ये जो है ये बड़े हॉस्पिटल्स या जो अच्छे मेडिकल सेंटर्स हैं उसमें ये पैरामीटर करवाया जाता है, और जो डायलिसिस सेंटर्स हैं उसमें ये जो है वो पैरामीटर फॉलो किया जाता है। रिटर्निंग क्लियरेंस 24 आवर्स।
इसमें ये क्या करवाया जाता है कि क्रिएटिनिन का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर जो है वो मेजर किया जाता है। फिर 24 घंटे के बाद उसी मरीज को कहा जाता है कि वो पेशाब का सैंपल जो है वो लैब में जमा करवाए। अब उससे क्या होता है कि हमें आइडिया हो जाता है कि अगर एक मरीज का क्रिएटिनिन का लेवल 24 घंटे पहले ऐसे था, तो गुर्दा जो है वो कितना क्रिएटिनिन जिस्म से बाहर निकाल पाया। यानी गुर्दा जो है कितना क्रिएटिनिन फिल्टर किया उसने ब्लड में से और उसको यूरिन में निकाल दिया। तो ये एक बड़ा डायग्नोस्टिक टूल है, ये किडनी के फंक्शन को ही बताता है ऑब्वियसली। तो इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 71 से 135 है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर 78 से 116 है। नहीं जी, अगर हमारे पास क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो है वो ज़्यादा हो, तो ये हमें क्या शो करता है, ये हमें हार्ट फेलियर शो करता है। यानी कि जो हार्ट है वो अपना फंक्शन जो है वो हो चुका है, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, तो ये उसको भी इंडिकेट करता है। ब्लैडर कंडीशन अब क्यों है जी, ब्लैडेरिक स्टोन जो हैं अगर वो बॉडी में ज़्यादा है, अगर उसमें जो है ब्लैडर स्टोन है तो उसने यूरिन को रोक के रखा हुआ है, तो ये यूरिन जो है गुर्दों, यूरिन के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ जाते हैं। तो उसके अंदर भी जो है क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। डिहाइड्रेशन की बात करें तो जाहिर है कि जब पानी की कमी हो जाए तब भी हमारे पास क्रिएटिनिन क्लियरेंस जो है वो ज़्यादा होती है। किडनी डैमेज तो ऑब्वियसली एक डायग्नोस्टिक टूल है, एक इंडिकेशन है, सॉरी, आरएफटी की। गुर्दा एक एंजाइम बनाता है जिसे हम रेनिन कहते हैं। रेनिन एक फिजियोलॉजिकल एक फंक्शन है, एक परफॉर्म करते हैं, जिसे हम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते हैं। ये ब्लड प्रेशर को बेसिकली रेगुलेट करता है, हाई ब्लड प्रेशर को दोबारा से लो ब्लड प्रेशर की तरफ ले आता है। यानी वो मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को। इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो आपके सामने मेंशन है, 0.15 से 3.95 है पीजी पर एम एल पर हॉर्न। तो अगर इसकी इंटरप्रिटेशन करें, हाई लेवल जो है वो रेनिन का हो सकता है, वो डेंसन डिजीज में हो सकता है कि जब हमारा एड्रीनल ग्लैंड वो अपने हार्मोन जो है वो सही ना बना रहा हो। ये बड़ा एक अंडोक्राइन डिसऑर्डर है, तो मेक श्योर कि इसके जितने भी हार्मोन्स हैं जो एड्रीनल ग्लैंड एक्सक्रीट करता है उस पे जो है उसकी भी लिए जो है वो ब्लड टेस्टिंग करवाई जाए, ताकि हमें डेंसन डिजीज डायग्नोस हो जाए। डिहाइड्रेशन, लो पोटेशियम लेवल, इसे हम हाइपोकैलेमिया कहते हैं। अगर पोटेशियम का लेवल कम हो जाए तो उसकी वजह से भी रेनिन का लेवल जरूरत से ज़्यादा हो सकता है। और ब्लीडिंग जब हो जाए, मैंने अभी आपको बताया कि ये वो हार्मोन है जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। अगर कम हो जाए ब्लड प्रेशर तो उसको ये ज़्यादा करता है। तो जब रेनिन एक्सक्रीट अगर फॉर एग्जांपल ब्लड का लॉस होता है, तो गुर्दे जो हैं हमारे वो सेंस करते हैं कि ब्लड जो है जिसम में कम है, तो ये रेनिन एक्सक्रीट करते हैं, जो कि यूरिन से पानी की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर देते हैं। तो ब्लड के अंदर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा और ब्लड का प्रेशर जो है वो मेंटेन हो जाएगा। इसके अलावा रीनल हाइपरटेंशन में रेनिन ज़्यादा रिलीज होता है। और ये प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसमें हमारे पास जो है वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो उसमें भी रेनिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। अगर रेनिन कम हो जाए तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये हमारे पास प्राइमरी अल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से होता है। और अगर हम स्टीरॉयड थेरेपी, कुछ ऐसे स्टीरॉयडल इंटेक करें तो उसकी वजह से भी रेनिन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। अच्छा, ये अगर हम पहले टेस्ट की तरफ जाएं तो इसमें ये फर्दर जो है मिनरल्स शो हुए हुए हैं। इसमें पोटाशियम है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, नेट्रियम है, और अल्कलीन फोस्फेटेज है। अल्कलीन फोस्फेटेज जो है वो हमारे पास एक लिवर जो है वो एंजाइम है, जिसे हम एलएफटी से भी जो है वो फर्दर डायग्नोस किसी डिसऑर्डर की डायग्नोसिस में दे यूज कर सकते हैं। बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स जब जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करते हैं। डिहाइड्रेशन ब्लड लॉस की वजह से भी हो सकता है, डायरिया की कंडीशन में भी हो सकता है, तो इनमें मिनरल्स का लेवल जो है वो ज्यादा होगा। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम। मैं वैद जमील खान, जो एक सीनियर मेंबर हूँ नेशनल काउंसिल ऑफ तिब का,
आपसे मुखातब हूँ। हमने सलीमी साहब की रहनुमाई में तिब्बा के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराए। अगर पीछे मुड़ के देखें, ये वैसे देखें, ये बहुत बड़ी बात है कि साइंस को तबीबों में ले आए गए। ये साइंस ही है जिससे मैं आपसे मुखातब हूँ। तो जैसे हजामा का शुरू किया था इन्होंने, इसी तरह कुछ और प्रोग्राम थे जो इस कौंसिल ने शुरू किए हैं, क्योंकि अब ये एक लेटेस्ट प्रोग्राम है कि इसके थ्रू तिब्बा तक पहुंचना। हम तिब्बा के वापस साइंस की तरफ लेके आ रहे हैं और सीपीटी प्रोग्राम जो है वो एक बहुत अच्छा कि हम आप तक पहुंच गए हैं और एक एक चीज आपकी नजर में है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपके करीब से करीब होते जा रहे हैं। अब जो आगे इसमें रिसर्च का प्रोग्राम था ताकि तिब्ब में तहकीक कैसे की जाती है, तहकीक क्या है। हमारे मजहब में भी और कुरान शरीफ में भी तहकीक का जिक्र कई दफा आ चुका है। हमारे सदर सलीमी साहब और हमारे सदर असद तिब्बी कौंसिल करशी साहब भी तहकीक की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो कि एक इंतहाई मसबत कदम है। इसी तरह ये जो आज मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये उसी कंटिन्यूशन है जो ये नेशनल कौंसिल मौजूदा कर रही है और इंशाअल्लाह ताला हम आपको नए से नए प्रोग्राम आपके पास लेकर आएंगे और इससे हमारी गुर्बत बढ़ेगी। हम एक दूसरे से मज़ीद करीब आएंगे। अगर इसमें कोई आपको चीज़ नज़र आए, नई चीज़ या ना नज़र आए, हमसे मुखातब करें आप। हम इसीलिए आए हैं तब हम एक दूसरे इतने करीब आए कि हम सारे एक हो जाएं। एक हैं हम, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मज़ीद एक हो जाएं ताकि तिब और तबीब इस तरह नज़र आए कि नेशनल कौंसिल ऑफ तिब वो हमारी नहीं है, वो आपकी है। आपने हमें एज ए नुमाइंदा वहाँ भेजा है। हमसे गलती हो सकती है, आप हमें बताएं। हम आपकी कौंसिल में आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे आप बताएं। मुझे खुशी होगी, इंतहाई खुशी होगी मुझे कि मेरे एक भाई ने मुझे बताया ऐसा हो जाए या ऐसा ना हो। लिहाजा मैं आपसे अपना जाने से पहले एक बात मैं ज़रूर कह देता हूँ कि हकीकी तौर पे हम सब एक हैं और तिब और तबीब जितना करीब हमारे हैं इतना है उनके करीब है। तो लिहाजा आप हमसे गुर्बत ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि ये जो कौशल है उसको तकवीत हासिल हो आपकी वजह से, भरपूर नुमाइंदगी आप ही कर सकें। थैंक यू वेरी मच।